आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9। प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ और लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश की जा रही इस प्रोग्राम के दौरान हम देश दुनिया के बड़े मामलात पे नजर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम में टंगडार वालों को मुबारकबाद और 10,637 करोड़ रुपए का आज शाम गए वज़ीर आज़म ने जो टनल पैकेज का ऐलान किया है उसमें साधना भी है और ये साधना टनल टंगडार को कुपवारा से मिलाती है। टंगडार से लेके कुपवारा तक, पारिमपुरा से लेके लाल चौक तक और उसके साथ साथ शोपियां से लेके बफलियाज तक के मामलात में टनलों का एक बड़ा प्रोजेक्ट्स का बड़ा ऐलान आज वज़ीर आज़म और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से लेके नितिन गडकरी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है। और जैसे अभी कुछ देर पहले कुपवारा की साधना टनल की खबर आई तो बताया जाता है कि टंगडार में अभी जश्न शुरू हो चुका है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये मामला टंगडार वालों के लिए खुशखबरी का पहला बड़ा ऐलान और इस ऐलान में इस खबर को हम ब्रेक करते हुए यूं कहें कि हम उन तक पहले यह खबर पहुंचाते हुए बता रहे हैं कि श्रीनगर के लाल चौक से पारिमपुरा का फ्लाईओवर और उसके साथ साथ टंगडार, शोपियां, जम्मू की पैंतीरनी 10,637 करोड़ रुपए के टनल प्रोजेक्टों का अभी ऐलान वज़ीर आज़म ने किया है। सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस खबर पे हम और तफसील के साथ आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपको तफसील बताते चलें। ये तफसील है दुनिया के सबसे बड़े कज़िये की और ये कज़िया किसी को चित ज़रूर करेगा। और आपको याद होगा पहले इराक, फिर लेबनान, फिर पास का शाम, फिर मिस्र, फिर दूसरे ममालिक में एक से एक को रौंदने के बाद इंतज़ार और करीबन 5 साल बाद इंतज़ार अमेरिका ने किया और 5 साल के बाद चढ़ दौड़ा। और ये खुद नहीं दौड़ा, पहले उसने अपने गुरखे को दौड़ाया और ये गुरखा दुनिया जानती है। इसराइल जो अमेरिका का दुम छल्ला यही चढ़ दौड़ता है, यही फितना करता है और उसके बाद उस फितने को कंक्लूजन तक पहुंचाता है और वह है अमेरिका। और अमेरिका ने कल क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए और उसके साथ साथ जो खबरें हैं ईरान में, उसने ईरान के जौहरी तनसीबात पर जो टैंक या जो बड़े हथियार इस्तेमाल किए, उसके बाद उनको कुछ लगा था कि शायद हम कोई बड़ा मार्का तय कर गए। लेकिन ईरान वाले भी खामोश नहीं थे और वो जानते थे, समझते थे कि कुछ बड़ा अमेरिका करेगा, इसलिए तैयारी थी। और जो वहाँ से खदशा था, अंदेशा था कि शायद एटमी रिएक्टर पर हमला हुआ है और वहाँ से ताबकारी होनी थी, लेकिन ना ताबकारी ना कुछ, एक गड़ा, एक खड्डा और उसके बाद सब बल्ले बल्ले। तो अमेरिका का ईरान पे ये चढ़ दौड़ना भी कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन अब ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है और कहा है कि जंग आपने शुरू की है और इसका जवाब हम देंगे, ख़त्म हम करेंगे और बराह रास्त अब इसके संगीन नताज निकलेंगे। आज कुछ तस्वीर जो हैं वह हम आपको दिखाते हैं। आज इन तस्वीर में सबसे पहले आपको बताते चले, थोड़ा सा हमने हाल अहवाल जानने की कोशिश की है और इसमें सबसे पहले हाल अहवाल यही है कि ईरान एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जब अमेरिका ने ईरान पर अपना बारूद बरसाया, तो ईरान इंतज़ार में था कि शायद मुस्लिम दुनिया उसके शाना बशाना खड़ी होगी। लेकिन ईरान को अंदाज़ा हो गया कि इन हमलों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया की हिमायत बस बयानात तक महदूद रहेगी। ओआईसी का इजलास होगा, ओआईसी के इजलास में मजम्मती करारदादें होंगी, चंद ताज़ीती जुमले अदा किए जाएंगे और बस। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और इसराइल, जिनके पास जदीद तरीन हथियार हैं, जिनके पास मुआशत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर कोई इस वक्त खड़ा है तो वो है ईरान। ईरान के पास ना ही नाटो जैसी ताकत है, न सीए जैसा इंटेलिजेंस इदारा है, न एयरफोर्स के सैकड़ों अड्डे हैं, बल्कि जो कुछ ईरान के पास इस वक्त है उसे हम, मैं, आप सब गैरत कहते हैं। वो गैरत जो न बिकने का नाम ले सकती है और न झुकने का नाम। ये वो गैरत है जिसने सेहूनियत की आंखों में आंखें डालकर बताया कि हम झुकेंगे नहीं। वही गैरत जब दुनिया इसराइल के आयरन डोम का नाम सुनकर इसे एक बड़ा और महफूज डिफेंस सिस्टम समझती थी, लेकिन ईरान ने अपने मिसाइलों का वार इस तरह किया कि इसराइल के शहरों की सूरत ऐसी इख्तियार हुई जैसे इसराइल के हमलों में फ़लस्तीन के गाजा का हुआ है। ईरान के सिपाही सिहोरी ताकतों के लड़ने को तैयार है और बातिल के सामने सर झुकाना ईरानी अफवाज के लिए मौत से बदतर है।
ये वो कौम है जो कहती है कि हम अल्लाह के लिए लड़ने वाले हैं और मजलूम के साथ खड़ा है। ताकत तोपों से नहीं, ताकत तोली जाती है तो ताकत नीयत से तोली जाती है, ताकत गैरत से तोली जाती है, इस्तिकलाल से ताकत जन्म लेती है। इसलिए ईरान तना होकर भी आज अकेला नहीं है, रब्बी ज़ुल जलाल ईरान के साथ है। असर हाजिर की जंगों में किसी भी मुल्क की जीत नहीं होती है, लेकिन आज की जंगों का तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होना है। ताहम अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल और ईरान की जंग में यह बात वाज़िया है कि ताकत के सामने कमज़ोर की तरफ से गैरत का मुजाहरा करना ही असल जीत है, क्योंकि यह अज़म की जीत है। ताकतवर की सल्तनत का कोई नुकसान अगर ना भी पहुंचाया जा सके, ताहम उसके गुमंड और तकब्बुर को चकनाचूर कर देना ही काफ़ी है। ईरान और इसराइल की जंग महज दो ममालिक की जंग नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की ज़मीर, इंसाफ और असूलों का इम्तिहान है। इस्लामी दुनिया के साथ साथ बाकी दुनिया भी इस जंग में खामोश तमाशाई बनी बैठी है, क्योंकि दुनिया इसे हक, कानून या अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिस्तन मुफादात और तिजारत की निगाह से देखती है। ईरान पर हमले होते रहे हैं और उसकी खुद मुख्तारी मजरू की जा रही है, उसके साइंसदानों का कत्ल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया चंद रस्मी और मजम्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ रही है। यही वो दोहरा मियार है जो आलमी इंसाफ के निज़ाम को अंदर से खोखला कर चुका है। और अगर ताकतवर के मुफाद के खातिर कमज़ोर को खामोश करवा देना ही दुनिया का असूल है, तो फिर ये जुल्म ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कल किसी और मुल्क की बारी होगी। ऐसे निज़ाम में जहां सिर्फ असूल ताकतवर के कदमों में पड़े हों, वहां न अमन बचता है न वक़ार, बल्कि सिर्फ खौफ, बगावत और बेयकीनी जन्म लेती है। दुनिया को अब फैसला करना होगा कि वो असूल के साथ है या मुफादात के साथ, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तारीख में इंसाफ सिर्फ एक किताब का लफ्ज़ बनकर रहेगा। पिछले 24 घंटों से बराबर खबरें आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में ईरान पर भी हमले हुए हैं और ईरान ने जवाबी हमले भी किए हैं। ईरान ने इसराइल के आज बिजली के टावर्स को निशाना बनाया और बताया जाता है कि कई हजार गांवों का बिजली सिस्टम फेल कर दिया है। और इसराइल ने भी ईरान पर हमले किए हैं, हवाई अड्डों को निशाना बनाया, जेल को निशाना बनाया, यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया और हिलाल अहमर के अहदेदारों के दफ्तरों को निशाना बनाया। खबरें हैं कि ईरान में पासदारान इनकलाब इस्लाम के लोग भी मारे जा चुके हैं। लेकिन दुनिया पे अगर नज़र डाली जाए तो ये वस्त एशिया का जो ये खिता है, यहाँ सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों का है जहाँ से हमले हुए हैं। और इस वक्त 7 मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं और इनमें बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर भी है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के बाहर रेगिस्तान में अल हादिया एयरबेस अमरीकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड कमांड भी है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। और मशरिक़ वस्ता के इस सबसे बड़े अमरीकी अड्डे में 10,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात भी हैं। कुवैत में मौजूदा कैंप अरफजान अमरीकी आर्मी का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है और 1999 में हेडक्वार्टर कायम किया गया है। अबू ज़हबी के जनूब में अल जफर एयरबेस अमरीकी फ़िज़ाइया का अहम मरकज़ है और इराक के मगरबी सूबे अल अंबार में ऐनुल असद एयरबेस भी मौजूद है, जहां वो इराकी सिक्योरिटी फोर्स की मदद करने के साथ साथ नाटो मिशन में बकौल ईरान हिस्सा डाल रहे हैं। और 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इस बेस को निशाना भी बनाया गया, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ। सऊदी अरब में 2321 अमरीकी फ़ौजी सऊदी में तैनात थे और अमरीकी फ़ौजी में से कुछ रियाद से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब में वाक़ा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी तैनात थे। वहाँ अमरीकी फ़ौज के दिफाई असासे भी हैं और उर्दन की दारुल-हुकूमत अमान से 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर भी एयरबेस अमेरिका का है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकलने की धमकी भी दी है और ईरान की पार्लियामेंट के खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह ने बताया है कि ईरान को अमेरिकी हमलों के बाद इस आर्टिकल 10 की बुनियाद पर जौहरी अदम फैलाव के मादे से दस्तबरदारी का कानूनी हक है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है दरियाई आबराई हमरोज़ का। आबराई हमरोज़ एक तंग आबी ज़खायर का जगह है जो 2 बड़े आबी ज़खायर को जोड़ता भी है और
दुनिया का 20% के करीब तेल और दूसरे जो मामलात हैं वो इसी से गुजरते हैं। आबनाई ज़्यादा चौड़ी तो है नहीं, इसे तंग तरीन मुकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर का हिस्सा है और आने वाले या जाने वाले जो इसमें शिपिंग लेन है वो उसकी चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर है। और आबनाई हरमुज में सही तौर पे कहा जा सकता है कि अगर ईरान ने कर डाला तो दुनिया को एक बड़े तूफान से दो चार करेगा ही करेगा। चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक को जाने वाला तेल इसी हरमुज से गुजरता है तो इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। और रोजाना हिंदुस्तान जो है 5.6 मिलियन बैरल खाम तेल यहाँ से दरामद करता है, तो साफ जाहिर है इसमें बहुत कुछ हो भी सकता है। इधर रूस के सदर और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की आज मास्को में मुलाकात भी हुई है और इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान के खिलाफ जारियत को बेबुनियाद बताया है और रूस ईरानी अवाम की मदद को तैयार होने का कहा भी है। पुतिन ने ईरान के खिलाफ जारियत मुकम्मल तौर पर बिला जवाज भी बताई है और रूसी ईरानी अवाम को मदद फराहम करने की कोशिश करने का भी बताया है। दूसरी जानिब अब्बास इराक्ची ने जहाँ सदर पुतिन का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि रूस इस वक्त तारीख की दुरुस्त सिमत पे खड़ा है। और राइटर्स खबर से इदारे ने बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने वजीर खारजा को मास्को भेजा था ताकि व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिका के इस हालिया बड़े हमले पर बात की जा सके। बताया जाता है कि खामनेई का खत भी पुतिन को दिया गया है जिसमें रूस की हिमायत तलब की गई है, ताहम आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। ये दुनिया का बड़ा मामला। इस दौरान आज 11वां दिन था और आज 11वें दिन भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। जनूबी इसराइल में बिजली की तनसीबात पर ईरानी हमले के सबब इसराइल के कई शहर बिजली से महरूम हो चुके हैं और ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि फरोअत जो है मराकज पर जो कल अमेरिका ने हमले किए थे वो बस दिखावा था, ज़मीनी सतह पर ईरान को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज तेहरान में हुए हमलों में बसीज फोर्स के हेडक्वार्टर और ओवेन जेल को भी निशाना बनाया गया है। बताते चलें कि ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, रूस और चीन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए करारदाद भी जमा कराई है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला एक खतरनाक मोड़ की अलामत भी है। रूस और चीन ने अमरीकी हमलों की पहले ही मजम्मत की है और चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने बताया है कि मशरिक़ के वुस्ता में अमन ताकत के इस्तेमाल से हासिल हो ही नहीं सकता है और इसका लिए सफारतकारी ही है अगर अमन लाना है। इस दौरान ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार देते हुए रूस ने बताया है कि इसके नतीजे में मशरिक़ के वुस्ता में अमन इस्तेहकाम पैदा होगा। वहीं सलामती कौंसिल में ईरान के मदूब सईद अरवनी ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का जवाब दिया जाएगा, सख्त दिया जाएगा। ईरान और इसराइल, आपको याद दिलाते चलें, आप जानते भी हैं ईरान और इसराइल की जंग की असल बुनियाद जो है वो ग्रेटर इसराइल है और ग्रेटर इसराइल का फार्मूला दुनिया जानती है, मुसलमान ख़ास तौर पे जानते हैं और हमारे उल्मा या हमारे जो मज़हब को जानने वाले हैं उनकी बहुत पहले इसकी तफसीर भी की है, पेशनगोई भी की है। उनका यही कहना है कि ग्रेटर इसराइल का फार्मूला यही है कि इसराइल जो एक छोटा सा मुल्क था, छोटा मुल्क नहीं था बल्कि फ़लस्तीनियों ने उनको जगह दे दी। जब उन्हें हिटलर मार रहा था, उनके लिए कोई जाय पना नहीं थी, तो वो आके इसराइली फ़लस्तीनियों के सामने गिड़गिड़ाए, फ़लस्तीनियों ने उन्हें जगह रहने की दी और उस जगह के बदले में आस्ता आस्ता फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते गए। दुनिया से यहूदियों को ला के इसराइल फ़लस्तीन में बसाया जाने लगा और फिर फ़लस्तीन पे आस्ता आस्ता कब्ज़ा करते हुए फ़लस्तीन जैसे बड़े मुल्क के 50 लाख से ज़्यादा शहरियों को बेदखल फ़लस्तीन से करके दूसरे ममालिक में जगह लेनी पड़ी। गाज़ा और वेस्ट बैंक के 2 इलाके बचे हैं, गाज़ा बमबारी में है, वेस्ट बैंक भी उसी तरह की सिचुएशन में है और बताया जाता है कि आस्ता आस्ता ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हुए इसराइल का प्रोग्राम है कि इराक, उसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता के इन सभी इलाकों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता जाए और एक बड़ी ममलिकत जो है वो तैयार खड़ा करे।
उसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन प्लान उसी तरह का चल रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस सारे इस्लामी ममालिक जहां नाम के हुक्मरान तो इस मुसलमान हैं, लेकिन असल में वो या तो यहूदियों का एजेंट हैं या अमरीकी टट्टू जिन्हें कहा जाता वो है। अब देखना होगा क्या होगा। लेकिन इधर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक दुनिया में अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की जा रही है। आज श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बता दिया कि ना आज सुधरे तो फिर आपको कल जगह नहीं होगी। श्रीनगर में एक तकरीर पर के बाद मीडिया से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि अमेरिका एक एक करके वक्फे वक्फे से इसराइल के जरिए दुनिया पर चढ़ दौड़ रहा है, मुसलमानों पर चढ़ दौड़ रहा है। और जहां जो वही सूरत-ए-हाल है कि अगर आज खड़ा नहीं हुए तो कल उनकी भी बारी आएगी, जो आज खामोश तमाशाई बैठे हैं। उन्होंने यहाँ जहाँ इस सारे मामले की बात भी की, वहीं उन्हें रियासी दर्जे की बात भी की और उन्हें बताया कि रियासी दर्जा दिल्ली कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। नहीं है, ये पहले वक्त से इनकी ये सोच है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका जितने भी वहाँ पे सुन्नी मुल्क हैं वो इसके खिलाफ थे, मगर में दम नहीं है बोलने का। अफसोस इस बात का है। आज वो समझते हैं कि ईरान पे हमला हो गया है, मगर मैं उनसे वार्निंग करता हूँ आपसे, एक दिन आए इनके ऊपर भी हमला करेगा। उसकी की दौलत चाहिए, तेल, गैस। इसराइल सिर्फ सामने खड़ा है, अमेरिका पीछे है। डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये एस्केलेट हो रहा है बाकी कंट्रीज में। देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि दुनिया की ताकतें आज देख रही हैं, अगर ये एस्केलेट हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशंस हर मुल्क की बर्बादी पे, और वो कोशिश करेंगे इसको रोकने। अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो और ये रुक जाए। डॉक्टर साहब, नहीं तो हम लोगों ने, हमारा भी हाल हिंदुस्तान में बहुत बुरा हो। स्टेटहुड इस रियासत का हक है, कोई मेहरबानी नहीं है। यह हक है यहाँ के लोगों का, नहीं है। चलिए, ये तस्वीर के दुनिया एक बड़े तूफान से गुजर रही है, लेकिन मौसम का मिजाज जो अब की बार बदला, ये भी किसी तूफान की अलामत ही है। बताया जाता है कि अभी दर्जा हरारत और बढ़ेगा। आपको बताते चले, पिछले 3 दिनों से दर्जा हरारत पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अब अंदाज़ा या खदशा या महकमे मौसमियात के कुछ अहदेदार बता रहे हैं कि अभी इंतज़ार कीजिए, कुछ और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। लेकिन इस सबके बीच में लोगों को मुसीबतों का मसाइल का सामना भी है। एक मामला है जिसके लिए मरकज़ी सरकार ने बड़ी तादाद में रुकूमात तो वागुजार की, लेकिन उन रुकूमात का क्या हुआ आज सब सामने आ रहा है। पानी की परेशानी, जल जीवन मिशन हो या हमारे आबपाशी के वो ज़खायर, उनकी रेनोवेशन के लिए मरकज़ी सरकार ने बहुत पैसा दिया। इतना पैसा दिया कि यहाँ नए दरिया खड़ा किए जाते थे, लेकिन ज़मीनी सतह पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर होता ऐसा ज़मीनी सतह पे तो सोपोर के ये जो सोपोर का वटलब का संगड़ी का इलाका है, वहाँ के लोग मुजाहरा ना करते। संगड़ी आपको बताते चले झील वुलर के किनारे पे आबाद गाँव है और यहाँ के लोग भी पीने के पानी को तरसते हैं। और पीने के पानी को तरसते हुए इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि JJM स्कीम के तहत यहाँ 9 करोड़ रुपये खर्च भी किए गए, लेकिन ये पैसा जो यहाँ दिया गया वो कहाँ गया? उसके अगर पैसा दिया गया होता, पैसा लगाया गया होता ज़मीनी सतह पे, तो ये बहरान नहीं होता। और फिर ये मामला जो है सरकार की नोटिस में लाने की बात करते हुए बता रहे थे कि दिल्ली तो मेहरबान है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो इस सारे में हैरान करा देने वाले कारनामे करते हैं। उन्हीं की सुन लेते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो लोग यहाँ संगरी टॉप से आज आए हैं या रोज रोज यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे हैं, इस बात की कि उनको पानी नहीं मिल रहा। अब हुकूमत को हमने बता दिया कि इनके लिए कोई इंतजाम करो। बाहर सूरत अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर एक स्कीम JJM के तहत आज से 1.5 साल पहले तैयार की गई। अब उनका जो सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल PHE डिपार्टमेंट ने 1.5 साल पहले यह काम मुकम्मल कर दिया। अब जो उनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उनके पास एक पंप की जरूरत है ताकि वो स्कीम चालू होकर यहाँ मुकामी शहीद मीर और संगरी टाप और वटलब को पानी मुहैया हो जाता। लेकिन 1.5 साल से इंतजार में है पानी शुरू हो जाए।
ये सोपोर के नगरी की बात। लेकिन बानिहाल में आज एक अदबी प्रोग्राम रखा गया था जहां पर एमएलए बानिहाल सज्जाद शाहीन मेहमान ख़ुसूसी के तौर मौजूद रहे। बानिहाल में पीर पंचाल अदबी फोरम की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में आज ये अदबी प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ पे एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इश्तराक से पीर पंचाल अदबी फोरम बानिहाल ने मशहूर सूफ़ी शायर रिंद शम्स बानिहाली का दिन मनाने के साथ साथ उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए ये प्रोग्राम रखा, जिस दौरान कश्मीरी शायर डॉक्टर ज़ाहिर बानिहाली की किताबों की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई और रिंद शम्स बानिहाली की अदबी दुनिया में खिदमात को सराहा गया। पीर पंचाल अदबी फोरम की तरफ से इसके सदर जनाब ज़ाहिर बानिहाली की 2 आज किताबों का उनका अजरा उनका हुआ अजरा की जो तकरीब है वो सरअंजाम दी गई और जिसमें कश्मीरी ज़ुबान में और दूसरी एक मज़ाहिया एक किताब थी। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ पे थे और कई यहाँ पे शोरा हजरात थे, खतीब थे, कलमकार थे, मौसीकार थे और इस बेहतरीन इस अदबी महफिल में हम सब लोग बड़े इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए और हमारी एक ख्वाहिश है कि बानिहाल में अदब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप हमारे सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, टेलीविज़न के साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और इस दौरान अपनी राय से आप हमें आगाह भी करते हैं। हमें इस प्रोग्राम के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी राय से आगाह किया है और ज़हूर अहमद ने हमें राय से आगाह करते हुए बताया गया है कि गाज़ा के मुसलमानों को भी याद करो, उन पर भी इसराइल का कहर जारी है। गाज़ा के मुसलमान न भूल सकते हैं, ता क़यामत वो या ज़िंदा रहेंगे, उनकी तारीख़ लिखी जाएगी और हिस्ट्री किसी को माफ़ नहीं करती है। और अब ज़रा जम्मू कश्मीर के मामलात के हवाले से आपको बताते चलें, KPDCL जम्मू कश्मीर KPDCL यानी कश्मीर प्रोविंस कश्मीर पावर डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उनकी आज यूनियन की तरफ से एहतजाज भी किया गया और ये एहतजाज जो है नताग में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की हालिया अमवात पर एहतजाज था। यहाँ बताया गया कि यौमिया उजरत पर जाने गंवाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को एक्स-ग्रेशिया रिलीफ और दूसरी इमदाद फराहम करने के लिए सरकार एक जामिया पॉलिसी तश्कील दे और यहाँ मुतासिरीन के ख़ानदान जो अक्सर मुश्किल हालात में और ख़तरे में काम करते हैं, इस ऐसे सानियात के बाद माली इमदाद के बगैर रह जाते हैं। और यहाँ पे इंतज़ामिया पर जोर दिया गया कि महकमे बिजली में मुलाजमीन जो हैं यौमिया उजरत पर काम करने वाले उनको गैजेट्स के साथ साथ दूसरी मुराद भी होनी चाहिए। और नाज़रीन, अब ज़रा आपको कयूम वानी की बात भी करते हैं। कयूम वानी सबका ट्रेड यूनियन लीडर हैं और उसके बाद वो पेंशन हुए हैं और पेंशनर होने के बाद उसने पेंशनर्स की कमान संभाली है और पिछले दिनों श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार, चाहे वो रियासती सरकार हो या मरकजी सरकार हो, उन पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। और फिर दूसरे दिन उन्होंने टंगमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाँ की माहौलियात पर जिस तरह से सरकारी तीर चलाए जाते, सरकारी तलवारें चलाई गई हैं, उस पर भी ज़बरदस्त खुलासा किया। लेकिन फिर उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम को रखा था और जिससे हम एहतजाजी प्रोग्राम भी कह सकते हैं और उसी के तहत आज जम्मू कश्मीर के अक्सर अजला में उसकी पार्टी, उसके पेंशनर्स की तरफ से एहतजाज किए गए और पेंशनर्स के एहतजाज में जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने मुख्तलिफ बैनर्स के तहत वादी कश्मीर के अक्सर अजला में एहतजाज किए और यहाँ पर पेंशनर्स के मामलात को लेकर एहतजाज करते हुए बताया गया कि इस पेंशनर्स के मामलात को हल किया जाना चाहिए। एज पे कमीशन के बेनिफिट्स की बात भी की गई और यहाँ पर इन पेंशनर्स को उन्होंने अपने बताया कि 8वीं पे कमीशन के तहत उनकी जो मुराद है वो बहुत कम है और मेडिकल अलाउंस भी उनके तहत कम है। और ये तस्वीर जो है ये चाहे बडगाम हो, बडगाम की हैं, ये गांदरबल की हैं, श्रीनगर में भी उन्होंने अपने दफ्तर पर किया, वादी कश्मीर के लगभग सभी अजला पे। अनंतनाग की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, बारामूला में भी उन्होंने एहतजाज किया और उसके साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे अजला में, ये हंदवाड़ा की तस्वीर है, बारामूला की तस्वीर है और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फोरम कयूम वानी बनाने में कामयाब भी हो चुके हैं। चाहे ये ज़िंदगी, ये लोग जो हैं ये ज़िंदगी दूसरी इनिंग खेल रहे हों, लाइफ की दूसरी इनिंग, रिटायरमेंट के बाद नई इनिंग खेल रहे हों, लेकिन इस नई इनिंग में भी इनको भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन इन मसाइब और मुश्किलात के साथ साथ ये सरकार के लिए बड़ा महाज भी खोल सकते हैं।
चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का मुद्दा। आज का दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे लज्जत मसाले। बताते चले आपको, आप हमें टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, उस पर भी हम देखते हैं। केबल पे भी आपको हमारी चैनल मिल रही है और आप सैटेलाइट के ज़रिए भी आपको हमारी चैनल आप तक मुहैया रहती है। अगर आपका केबल ऑपरेटर आपको हमारी चैनल नहीं दिखा रहा है तो उसको बताइएगा और अपने इलाके के केबल ऑपरेटर से गुजारिश करिएगा कि वो हमारी चैनल को आप तक पहुंचाए। हम कोशिश करते हैं कि आपको बराबर हकाइक से बाखबर रखें। तो आज का मुद्दा है, आज का दिन भर इतना ही। दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।